अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? मैंने हुस्ना की तरफ देखते हुए कहा। ये तकल्लुफ़ है और ना ही तरद्दुद थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं तो इस बात पर यकीन रखती हूँ कि रिस्क का मामला ऐसा है कि ना तो कोई किसी को खिला सकता है और ना ही कोई किसी को भूखा मार सकता है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो खुद वहाँ पहुँचकर खा लेता है। लिहाजा आप भी बिस्मिल्लाह करें थानेदार साहब। आपने बड़ी गहरी बात कर दी है, मैंने चाय और ड्राई फ्रूट से बिस्मिल्लाह करते हुए कहा। अब आप मेरे इस सवाल का जवाब भी दे दें जो मुलाजमा की आमद के बायस मुअल्लक होकर रह गया था। उसने ये नहीं कहा कि कौन सा सवाल थानेदार साहब, बल्कि वो अपनी याददाश्त की मजबूती का इजहार करते हुए मुतदिल अंदाज में बोली। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने स्कूल कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। बाकी जहाँ तक मेरे अंदाज़े गुफ्तगू का ताल्लुक है तो ये सब मेरे वालिद साहब मरहूम व मकबूर की तरबियत का असर है। मेरे अब्बू अहमद मंशा शायर थे। वो शाद तखल्लुस किया करते थे। बस इनके साथ रहते हुए मुझे बोलचाल का सलीका आ गया है। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ और बिल्कुल अकेली भी। चंद साल पहले अम्मी और अब्बू यके बाद दीगरे चल बसे थे और पिछले साल वली हसन भी मुझे दाग़े मफारकत दे गया है। अब मैं हूँ और मेरी 2 औलादें हैं और अल्लाह का दिया सब कुछ भी। वालिदैन और खाविंद की महरूमी तो ऐसे नुकसानात होते हैं जिनका किसी भी तौर मदावा या इजाला मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में बस अफसोस ही किया जा सकता है, मैंने हमदर्दी और अपनायत भरे लहजे में कहा। बाकी ये जानकर मुझे खुशी हुई है कि आप एक शायर की साहबजादी हैं। इस कदर अफजाई का शुक्रिया थानेदार साहब, वो लजाजत से बोली। चंद मिनट तक इधर उधर की बातों के बाद मैं गैर महसूस अंदाज में हुस्ना को मलिक अली हसन की मौत की तरफ ले आया। समझ में नहीं आता कि एक अच्छा खासा सेहतमंद इंसान किस तरह अचानक मौत के मुंह में चला गया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर कहा, जुनैद ने मुझे बताया है कि मरने से पहले अली हसन ने खून की एक बहुत बड़ी कै की थी। इस बारे में मैंने भी सुना है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। फिर पुरसोच अंदाज में इजाफा कर दिया, खैर ये कहना तो दुरुस्त नहीं होगा कि भाई अली सेहतमंद इंसान था। हुस्ना ने आखिरी जुमला कुछ ऐसे अदा किया था कि मैं चौंक उठा और सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, क्या मतलब है आपका? क्या आप कहना चाह रही हैं कि मलिक अली हसन को कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी थी जो इसकी मौत का सबब बन गई? सियाने कह गए हैं कि जिस बंदे का मैदा लकड़ हज़म पत्थर हज़म ऐसी खसूसियात का हामिल हो, उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं, और जिसका मैदा ख़राब वो ठहरा इस दुनिया का बदबख्त तरीन इंसान। वो मेरी तरफ देखते हुए पुरएतमाद लहजे में बोली, और जहाँ तक भाई अली की बात है तो इस बेचारे का तो मैदा दिमाग और दिल सब का सब खराब और खस्ता था। ओह, मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा, तो ये बात है। थानेदार साहब, आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे और जहाँ दीदा तजर्बेकार इंसान हैं। आपने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में हर मिजाज और हर कुमाश के बंदे को भुगताया होगा। मैं भाई अली की तारीफ में सिर्फ 3 बातें बोलूँगी जो इसकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर आपके सामने उजागर कर देंगी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, जूल बकर, जूल अर्ज, जूल हर्स। मतलब ये कि पेट भरकर खा लेने के बाद भी इसे भूख का एहसास रहता था, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। बाकी 2 खुसूसियात के हवाले से आपका इशारा किस तरफ है? भाई अली को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और अपने सामने खाना देखते ही वो बेचैन हो जाता था, फिर उसका हाथ कहीं नहीं रुकता था। वो अपने बदन की ज़रूरियात से ज़्यादा, मतलब ये कि 4-5 अफराद का खाना बसहूलत अपने मैदे में भर लेता था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, इसी बिसियारखोरी ने इसके निज़ाम इंहिज़ाम का कबाड़ा करके रख दिया था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, पेट के दर्द की शिकायत तो इसके साथ ऐसे ही लगी हुई थी जैसे सांस के साथ आस। आप चेक कर सकते हैं, इसके घर में मुत्तइद किस्म के चूरन और फंकियाँ रखी हुई हैं। मेरी समझ और तशखीस के मुताबिक तो इसका मैदा अंदर से ज़ख्मी हो चुका था। उसने चंद सेकंड का तवक्कुफ करने के बाद सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने वली हसन की बरसी पर मुर्ग पुलाव, बकरे का भुना हुआ गोश्त
तिलों वाले कुलचे, गजरेला और जर्दा चावल बनवाए थे। ये तमाम पकवान लज्जत और मयार की मेराज को छूते थे। भाई अली ने इन खानों के साथ इंसाफ दर इंसाफ किया था। ऐन मुमकिन है कि उसके मैदे का कोई जख्म बुरी तरह खुल गया हो, जिसके बायस इसे खून की कै आई थी। मैदे की ऐसी हालत में इंसान का खून आपो आप जहरीला हो जाता है, जो मौत का सबब बन सकता है। हुस्ना ने बड़े जामे अंदाज में मलिक अली हसन की मौत का सबब बयान कर दिया था। इसने अली हसन के मैदे के जिन जख्मों का जिक्र किया था, इसे आजकल की जदीद इस्तिलाह में अल्सर कहा जाता है। अल्सर एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है। अगर मुनासिब इलाज से इस पर काबू न पाया जाए तो आखिरकार ये बिगड़कर मैदे या आंतों के सरतान की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। मलिक जुनैद ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि अली हसन के पेट की तकलीफ को रफ़े करने के लिए इसे घर में मौजूद चूरन और पंखी भी खिलाई गई थी। जुनैद की फराहम करदा मालूमात हुस्ना के बयान की तस्दीक करती थीं। ऐसी वैसी अद्वियात इन्हीं घरों में नजर आती हैं जहाँ पेट के आर्जे का कोई दायमी मरीज मौजूद हो। मैं तो ये समझ रहा था कि अतमाम हुज्जत के तौर पर मैंने कहा, बरसी वाले खाने में शायद कोई ऐसी वैसी शय थी जो अली हसन को लड़ गई और वह जिंदगी की बाजी हार बैठा। सिर्फ आप ही नहीं थानेदार साहब, निशाताबाद में और भी कई लोग इसी अंदाज में सोच रहे हैं। वो ठोस अंदाज में बोली। खैर, किसी की सोच पर पाबंदी तो आयद नहीं की जा सकती, खुसूसन भाई अली के घर वालों की सोच पर। आखिरी जुमला उसने मेरी आंखों में देखते हुए अदा किया था और उसका ये देखन बाज़बाने खामोशी मुझसे कह रहा था कि मैं जानती हूँ ऐसी सोच मलिक अली हसन के घर वालों ने आपके दिमाग में डाल दी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। हर इंसान को अपने अंदाज में सोचने का हक हासिल है। थानेदार साहब, वली हसन की पहली बरसी में सिर्फ भाई अली ही मदऊ नहीं था, बल्कि लगभग 100 अफराद ने खाना खाया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मैंने 10 मरले वाले प्लॉट में मेहमानों के ताम के लिए तंबू और कनात वगैरह लगवा कर औरतों और मर्दों का अलग अलग बंदोबस्त कर रखा था। जो खाना भाई अली और उसके घर वालों ने खाया, वही बाकी तमाम लोगों ने भी खाया था। लेकिन भाई अली के सिवा किसी और ने खून की कै की और ना ही कोई अल्लाह को प्यारा हुआ। हत्ता कि किसी एक शख्स ने भी पेट में दर्द तक की शिकायत नहीं की। अगर इस खाने में कोई मुज़रे सेहत चीज़ मिली हुई होती तो कोई दूसरा तीसरा भी जान से तो जाता, या कम से कम बीमार तो ज़रूर हो जाता। हुस्ना की मुदल्लिल वजाहत ने यह तो साबित कर दिया कि मलिक अली हसन की मौत में उसका हाथ नहीं है। मलिक जुनैद और मलिक खावर खतीजा जैसा सोच रहे थे, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नाता नहीं था। ये इन लोगों की गलत फहमी हो सकती थी या फिर हुस्ना से ज़ाती नापसंदीदगी। बहरहाल मुझे तो हुस्ना एक सुलझी हुई और बुर्दबार औरत लगी थी। बाकी दिलों और नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। थानेदार साहब, आप हाथ रोककर किन सोचों में गुम हो गए? हुस्ना की आवाज़ ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। आप सोचें ज़रूर, मगर साथ ही खाना पीना भी जारी रखें और इस अम्र का इत्मीनान रखें कि इस खाने में कोई भी ऐसी वैसी शय शामिल नहीं जो आपकी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो। आखिरी बात उसने मजाक के रंग में कही थी। मैंने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। मैंने बचपन में एक सन्यासी सपेरे का मनका उठाकर मुंह में निगल लिया था, इसलिए दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं करता। यूँ समझ लें कि मैं एक जहर मोरा नामी वो पत्थर हूँ जो हर किस्म के जहर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। बहुत खूब, हर इंसान को आप ही की तरह जिंदा दिल और खुश मिजाज होना चाहिए थानेदार साहब। वो सताइशी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, फिर एक प्लेट की जानिब इशारा करते हुए मेहरबान लहजे में इजाफा कर दिया। ये अंडे का हलवा है जो घर के खालिस देसी घी में तैयार किया गया है। इसे ज़रूर टेस्ट करें, मुझे खुशी होगी। मैंने इसकी ख्वाहिशनुमा फरमाइश के एहतराम में मज़कूरा डिश की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपने मरहूम अली हसन के हवाले से 3 चीज़ों का जिक्र किया था, जिनमें से एक की तो वजाहत हो गई, बाकी 2 का क्या है? जुल अर्ज़ और जुल खर्च का ताल्लुक चूँकि मेरी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस मौजू पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसने जवाब दिया। उसके जवाब ने मेरे अंदर बेचैनी को बेदार कर दिया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर शाइस्ता लहजे में कहा, अगर कोई हर्ज, कोई दिक्कत महसूस ना करें तो इस खामोशी के बंद खोल दें। उसने एक गहरी और ठंडी सांस खारिज की, फिर चंद लम्हे टटोलती हुई नज़र से मुझे देखने के बाद गंभीर अंदाज में कहा, आप एक दाना बीना और काबिल भरोसा इंसान हैं। मैं समझती हूँ कि इस मौजू पर आपसे बात हो सकती है।
میں انڈے کے حلوے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے حسنہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی، جول ارض یعنی زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنے کی بھوک، اور جول خرص مطلب گھر میں ایک بیوی کی موجودگی میں ہوتے ہوئے عقد ثانی کی تمنا۔ میں عقد ثانی یا عقد ثالث کی حمایت یا مخالفت کی بحث چھیڑنا نہیں چاہتی، بس آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اس عقد ثانی کی خواہش کے ساتھ ہی حرص، ہوس اور لالچ جڑا ہوا تھا۔ آسان الفاظ میں ایسی کوششوں کو بدنیتی کہہ سکتے ہیں۔ حسنہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ سب بخوبی میری سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے انجانے پن کی اداکاری کرتے ہوئے استفسار کیا، اگر میں غلط نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرحوم علی حسن نے زمین و جائیداد کے لالچ میں آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ آپ بالکل بھی غلط نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد ہی سے بھائی علی کے دل میں اچانک میرا اور میری اولاد کا خیال جاگ اٹھا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری خیریت معلوم کرنے یہاں چلا آتا تھا، لیکن مجھے اس کے انداز و اطوار اور باتوں میں خلوص اور اپنائیت کی رمق تک نظر نہیں آتی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ اس کے دماغ اور دل میں کھلا تضاد ہے۔ میں کافی دنوں تک اس کی آمد اور جامد کو برداشت کرتی رہی، پھر ایک روز میرا شک یقین میں بدل گیا، گویا بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے سپاٹ نظر سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ بھائی علی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں اس سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤں تو اس کے کتنے دور رس فوائد ہیں، مثلاً ہمارے گھروں کو تقسیم کرنے والی دیوار کو گرا دیا جائے گا، اس طرح کل 50 مرلے 1500 گز کی ایک عالیشان حویلی وجود میں آ جائے گی۔ اس طرح جب 14 ایکڑ اس کے اور 36 ایکڑ میرے آپس میں مل جائیں گے تو یہ 50 ایکڑ زرعی اراضی ہمیں نشاط آباد کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور اور بااثر زمیندار گھرانہ بنا دے گی۔ علاوہ ازیں وہ میرے بچوں کو ایک باپ کا پیار بھی دے گا، وہ نازیہ اور باسط کا بھی ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے جنید، روبینہ اور رخسانہ کا رکھتا ہے۔ بظاہر بھائی علی کی اس نیک خواہش نما منصوبہ بندی میں کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جو بھی سنتا وہ یقیناً علی حسن کے دل میں صلہ رحمی کی تعریف ہی کرتا، لیکن تھانے دار صاحب وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں علی حسن کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کی فطرت اور مزاج مجھ سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں اس حریص اور لالچی انسان پر بھروسہ کر لوں، لہٰذا میں پہلے اشارے کنائیوں میں سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ خواہ میرا دماغ خراب اور اپنا وقت برباد کر رہا ہے، کیونکہ یہ بیل کسی بھی صورت منڈے چڑھنے والی نہیں ہے۔ لیکن جب میری بات اس کی سمجھ میں جگہ بنانے میں ناکام رہی تو میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا، بھائی علی، تم میرے خاوند مرحوم ولی حسن کے چھوٹے بھائی اور میرے بچوں کے چاچا ہو، ہمارے درمیان بس اتنی سی رشتہ داری کافی ہے۔ اگر تم نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور مجھ سے شادی کے خیال کو اپنے دل و دماغ سے نہ نکالا تو میں پورے نشاط آباد کو تمہارے عزائم کے بارے میں بتا دوں گی۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ میری عزت اور حیثیت بھی تھوڑی متاثر ہو، لیکن گاؤں والے یہ ضرور جان لیں گے کہ تمہارے من میں طمع اور ہوس کے کون کون سے طوفان امڈ رہے ہیں۔ حسنہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو گئی تو میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، آپ کے اس جٹانی فیصلے کا علی حسن پر کیا اثر ہوا تھا؟ اگلے روز سے اس نے میرے گھر کے خیر سگالی کے دورے بند کر دیے تھے، اس نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میری دھمکی نے اس کے محبت اور خلوص کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی، پھر اسے اپنی بیوہ بھابھی یاد رہی اور نہ ہی اس کے دل میں مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال آیا۔ اس واقعے کو ابھی ہفتہ بھر ہی گزرا تھا کہ ولی حسن کی پہلی برسی آ گئی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کے بھی سامنے ہے۔ آپ سے بس میرا آخری سوال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر جواب نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ضرور جواب دوں گی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ سوال کریں تھانے دار صاحب۔ کیا اس دوران میں کبھی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، مرحوم علی حسن نے جنید اور نازیہ کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، بالکل نہیں تھانے دار صاحب۔ جنید نے مجھے بتایا تھا کہ علی حسن حسنہ سے شادی کے چکر میں ہرگز نہیں تھا، البتہ وہ اگر نازیہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اس بارے میں اس نے کبھی گھر میں ذکر نہیں کیا تھا۔
حسنہ کا دعویٰ تھا کہ علی حسن اس سے عقد ثانی کا خواہش مند تھا، تاہم اس نے نازیہ اور جنید کی شادی کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی، جبکہ کانسٹیبل فضل کریم نے مجھے نشاط آباد کے وسنیکوں کے حوالے سے جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق تو علی حسن پہلے خود حسنہ کو اپنی دلہن بنانے کی کوششوں میں تھا، جب اس سلسلے میں اس کی دال نہیں گلی تو وہ نازیہ کو جنید کی بیوی بنانے کے لیے چارہ جوئی میں لگ گیا تھا۔ بہرحال صورتحال کوئی بھی رہی ہو، علی حسن کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی کھیل کے آخری راؤنڈ میں وہ اپنی جان بھی ہار گیا تھا۔ حسنہ سے ہونے والی وہ ملاقات خاصی معلومات افزا رہی تھی۔ میں نے بوقت رخصت اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی سمت چل پڑا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ آئندہ روز یعنی جمعرات 10 جنوری کی صبح میں نے ایک بندہ بھیج کر نشاط آباد سے گاؤں کے حکیم ارشاد علی کو تھانے بلا لیا۔ حکیم ارشاد نے موت سے چند گھنٹے پہلے پیٹ کے درد سے نجات دلانے والی کوئی دوائی مرحوم علی حسن کو کھلائی تھی۔ اگر علی حسن کی موت کا معمہ حل کرنا تھا تو اس ذیل میں حکیم جی سے تفصیلی گفتگو ناگزیر تھی اور اسی غرض سے میں نے اسے بلا بھیجا تھا۔ ایک بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ ابھی میں نے علی حسن کی موت کے ساتھ جو معمہ کا لفظ نتھی کیا ہے تو اس کا محرک وہ رپورٹ ہے جو 8 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح ملک جنید نے اپنے ماموں ملک خاور کی معیت میں تھانے میں آ کر درج کرائی تھی۔ علی حسن اتوار اور پیر کی درمیانی رات فوت ہو گیا اور پیر 7 جنوری کی سہ پہر اسے نشاط آباد کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو علی حسن کی موت کو عین فطری اور طبعی خیال کیا جاتا، لیکن جب سے اس شک نے سر اٹھایا تھا کہ علی حسن کو کوئی خطرناک زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اسی وقت سے ایک سیدھی سادی موت معمہ بن گئی تھی اور مجھے اس معمے کو جلد سے جلد حل کرنا تھا۔ علی حسن کی وفات کی ذمہ دار خاور، ختیجہ اور جنید کی نگاہ میں حسنہ تھی، جبکہ گزشتہ روز حسنہ سے ہونے والی تفصیلی گفتگو سے اور ملاقات سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ علی حسن کی موت میں حسنہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بہرکیف حقیقت جو بھی تھی اسے منظر عام پر لانا میرے فرائض کا حصہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حکیم ارشاد علی تھانے پہنچ گیا اور میں اس کے ساتھ خصوصی میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ حکیم جی کی عمر 60 سے متجاوز تھی اور تاہم تندرستی اور پھرتی کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑھاپے کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے مناسب سائز کی داڑھی رکھی ہوئی تھی جو کہ مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے معتدل انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ نے مجھے علی حسن کی موت کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا، تاہم میں نے اسے چونکنے کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے بلال احمد نامی جس بندے کو حکیم ارشاد کی طرف روانہ کیا تھا اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ حکیم جی کو کس مقصد سے طلب کیا جا رہا ہے۔ بلال کا محکمہ پولیس سے باقاعدہ کوئی قانونی تعلق نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک مخبر کے طور پر کام کرتا تھا اور میں اس پر اعتماد کرتا تھا۔ اس کی لائی ہوئی خبریں آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ جی بالکل، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کام نپٹا لوں، پھر آ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس بنا پر یہ اندازہ قائم کیا تھا۔ میں حکیم ارشاد علی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا اور بلال کو پکڑ کر تھانے کے صحن میں لے گیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ میں اسے اپنے پاس طلب کرنے کے بجائے اس کے پیچھے کیوں آیا ہوں، تاہم اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر میں نے کہا، بلال، حکیم کو تھانے لاتے ہوئے راستے میں تمہاری اسے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کوئی خاص نہیں ملک صاحب، اس نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا، بس اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تھانے دار کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، جی ہاں، اللہ کے فضل سے ملک صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میرے اس جواب پر اس نے سوال کیا، پھر انہوں نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں، ملک صاحب نے آپ کو بلانے کا حکم دیا اور میں آپ کو لینے کے لیے چلا آیا۔ میرے اس جواب سے وہ مطمئن تو ہوا یا نہیں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس اس کے بعد راستے بھر ہمارے درمیان خشک سردی کے موسم اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے بلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس بات چیت کے دوران میں کہیں مرحوم ملک علی حسن اور اس کی موت کا بھی ذکر ہوا تھا؟ بالکل نہیں ملک صاحب،
वो पूरी कतईयत से बोला, ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई। ठीक है, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, क्या तुम लोग निशाताबाद से किसी टांगे वगैरह में बैठकर थाने आए हो? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने हकीम जी को पेशकश की थी कि इनके लिए टांगे या किसी दूसरी सवारी का इंतज़ाम करता हूँ, मगर उन्होंने एक अजीब सी बात करके मेरी पेशकश को ठुकरा दिया था। अजीब सी बात से तुम्हारी क्या मुराद है बिलाल अहमद? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। हकीम जी ने सीना फुलाकर मेरी तरफ देखा और दबंग लहजे में कहा, बिलाल अहमद। हकीम इरशाद अली के इरशाद को मुझ तक पहुंचाते हुए बोला, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि 4-5 मील पैदल न चल सकूं, और थाना तो महज आधे मील के फासले पर है। लोग मेरे सर और दाढ़ी के सफ़ेद बालों को देखकर ये समझ बैठते हैं कि अब मेरे आराम की उम्र है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बिलाल, मैं 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हकीम जी को फारिग कर दूंगा। मैंने उसकी पूरी बात सुनने के बाद मुतदिल अंदाज में कहा, तुम फिलहाल उठो और फिलफौर निशाताबाद रवाना हो जाओ। तुमने नहायती एहतियात और होशियारी के साथ हकीम इरशाद पर नज़र रखनी है कि थाने से गांव पहुंचने के बाद किस किस से मिलता है और इनके बीच क्या बातचीत होती है। इसकी तुम मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दोगे। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। बिलाल अहमद को ज़रूरी हिदायत देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और हकीम इरशाद की तसल्ली की खातिर हवा में एक तीर छोड़ा। क्या आपने राजू का नाम सुना है? कौन राजू? उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। राजू एक बहुत ही खतरनाक डाकू है, मैंने बदस्तूर संजीदगी की अदाकारी करते हुए कहा। लायलपुर, शकुपुरा और सरकोदा में उसने कई एक डकैती की वारदातें की हैं और सुना है कि उसने दर्जन बंदे भी फड़काए हैं, और अब यही नामुराद डाकू जिला जंग में भी देखा गया है। मैं अभी राजू ही के सिलसिले में हवलदार से अहम बात करने गया था। हकीम इरशाद अली के चेहरे पर फिक्रमंदी चमकने लगी। वो सरासीमा लहजे में बोला, क्या वो डाकू निशाताबाद का रुख भी करेगा? देखें जी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मौजा निशाताबाद भी जिला जंगी का एक देहात है। यकीनन वो इधर का भी रुख कर सकता है, लेकिन आपको और मेरे थाने की हुदूद में आने वाले तमाम मौज़ूआत के वसनीकों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी ड्रामाई गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए कहा, मैंने हवलदार फ़कीर मोहम्मद को राजू के हवाले से हंगामी बुनियादों पर खुसूसी अहकामात दे दिए हैं। सादा लिबास पुलिस एहलकारों को हर गांव के बाहर तैनात किया जाएगा। अगर राजू ने हमारे इलाके में आने की गलती की तो समझें उसकी गिरफ्तारी पक्की है। हकीम इरशाद के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। चंद लम्हे पहले तक वो राजू की फर्जी कहानी के ज़ेर असर खासा खौफज़दा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए फौरी तौर पर एक झूठा किस्सा घड़ा था। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे मलिक साहब। वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे तकते हुए बोला, आपके होते हुए किसी का क्या डर? अब आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें जो हवलदार की जानिब जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपने अली हसन की मौत के हवाले से पूछताछ करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया है? तो फिर सुने। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरे इस अंदाजे का सबब आपका भेजा हुआ बंदा है। वो कैसे? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। क्या बिलाल अहमद ने आपको इस बारे में बताया था? ऐसी बात नहीं है, यह अंदाज़ा मैंने खुद कायम किया था। वो वजाहत करते हुए बोला, मैंने इस बंदे से पूछा, क्या मलिक साहब की तबीयत ख़राब है? उसने नफ़ी में जवाब दिया। फिर मैंने इस्तफसार किया कि क्या अमले के किसी और बंदे को दवाई की ज़रूरत पेश आ गई है? इस बार भी वो इनकार में गर्दन हिलाकर रह गया। तब मेरा ध्यान आपो आप मलिक अली हसन की मौत की तरफ चला गया और मैं समझ गया कि आपने इसी मकसद से मुझे थाने बुलाया है। वो लम्हे भर को रुका, फिर मायनेखेज़ अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, एक बूढ़े हकीम से भला क्या बात हो सकती है सिवाय बीमार या बीमारी के? मैं आपकी आधी बात से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मतलब है आपका? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ये तो ठीक है कि किसी तबीब से उमूमन लोग बीमारी और अद्वियात ही के हवाले से तबादला ख्याल करते हैं, और मैंने भी इसी सिलसिले में आपको ज़हमत दी है। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, मगर मैं किसी भी तौर पर यह तस्लीम करने को तैयार नहीं कि आप बूढ़े हो चुके हैं
ओहो! वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, 60 साल का हो गया हूँ मलिक साहब, ये कोई जवानी की उम्र तो नहीं। आप निशाताबाद से पैदल चलकर थाने आए हैं और आपकी सांस जरा सी भी नहीं फूली। मैंने ठोस अंदाज में कहा, और मुझे यकीन है कि आप इस उम्र में भी 4-5 मील बआसानी चल सकते हैं। लगता है कि आप बड़ी खासर खास माजूने और कुश्ताजात बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। ये वो बातें थीं जो थाने की तरफ आते हुए हकीम इरशाद ने इस दावे के साथ बिलाल से की थी कि लोग मेरे सर और दाढ़ी के सफ़ेद बालों को देखकर समझ बैठे हैं कि अब मेरे आराम की उम्र है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि 4-5 मील पैदल न चल सकूं। बस आखिर में माजून और कुश्ताजात की बात मैंने इसलिए टाँग दी थी कि हकीम को ये शक न हो कि बिलाल ने मुझे वो सब कुछ बता दिया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए तवाना लहजे में बोला। माजून हो या खमीरा या कोई और कुश्ता, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। क्या आपने इनमें से कोई अली हसन के लिए तजवीज़ नहीं की थी? मैंने उसे असल मौजू की तरफ लाते हुए पूछा।